हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रामस्वरूप जहांगीर स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरजेएस बायोलॉजी एजुकेशनल में, जहां हम क्लास 10 की साइंस और 11th और 12th की बायोलॉजी को स्टडी करते हैं। हम क्लास 10 के ह्यूमन सिस्टम के अंतर्गत डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी कर रहे थे। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो चलो शुरू करते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या पाचक ग्रंथियाँ। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन सी पाचक ग्रंथियाँ आती है समझिए आप। तो पाचन तंत्र के अंतर्गत मैंने आपको कहा था कि 3 प्रकार की पाचक ग्रंथियाँ जो शामिल करते हैं हम इसमें, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में आती है। तो 3 कौन कौन सी है? तो सबसे पहली पाचक ग्रंथि जो है उनको हम कहते हैं लार ग्रंथियाँ। सिलियरी ग्लैंड्स। दूसरी जो ग्रंथियाँ होती है उनको, या दूसरी जो ग्रंथि होती है, सॉरी सिंगल ग्रंथि होती है, उसको हम कहते हैं अग्नाशय। अग्नाशय या पेंक्रियाज। और तीसरी जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है उसको हम कहते हैं यकृत। ये भी एक पाचक ग्रंथि के अंतर्गत ही आती है। तो अब हम एक एक ग्रंथि के बारे में थोड़ा डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लार ग्रंथियाँ या सिलियरी ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है। तो हमारे अंदर या ह्यूमन बीइंग के अंदर लार ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है और उनकी स्थिति के आधार पे इनके नाम दिए गए हैं। तो देखो कौन कौन सी लार ग्रंथियाँ हैं और लार का क्या कार्य है और क्या क्या सीक्रेट करती है, समझो यहाँ पे। तो 3 में देखो, सबसे पहली जो लार ग्रंथि है ये जस्ट कान के पहले गालों में पाई जाती है। इसको पेरोटिड कहते हैं या कर्ण पूर्व लार ग्रंथि हमारे गालों में है। और ये ग्रंथि जो एक तरल सीक्रेट करती है। दूसरी ग्लैंड्स की बात करूं तो हमारी जो मैंडिबुलर बोन है निचले जबड़े की, उसके अंदर एक और लार ग्रंथि पाई जाती है। एक जोड़ी, ध्यान रखना, एक जोड़ी है, ये भी एक जोड़ी, ये भी एक जोड़ी, दोनों तीनों एक जोड़ी है। 6 ग्रंथियाँ होती है। तो एक जोड़ी जो होगी वो मैंडिबुलर जो है उसके जस्ट नीचे होगी, तो इसको सब मैंडिबुलर कहते हैं। ग्लैंड सब मैंडिबुलर या अधोजंब कहेंगे इसको, अधोजंब लार ग्रंथि। और तीसरी जो जोड़ी है वो हमारी जीवा के नीचे, जीभ के नीचे होगी। और यहाँ जो तीसरी है जो जीभ के नीचे उपस्थित है, इसको हम कहेंगे सबलिंगुअल या अधोजीवा। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ हो गई। पेरोटिड जो है वो तरल सीक्रेट करती है, सब मैंडिबुलर जो तरल के साथ में श्लेष्म भी स्रावित करती है, और सब लिंगुअल जो है वो श्लेष्म स्रावित करती है। तो ये तरल और श्लेष्म जो है ये मिलकर लार बनाते हैं। और जो लार है इसका मेन कार्य होता है भोजन को लसलसा बनाना। इसके अलावा श्लेष्म जो है वो भोजन के कणों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, और जोड़ने के अलावा जो है भोजन को लसलसा बनाते हैं ताकि आहार नाल में भोजन की जो मूवमेंट या गति जो है वो लगातार होती रहे। तो ये लार का कार्य हो गया। इसके अलावा ध्यान रखना कि लार में 99% तो जल है, H2O। इसके अलावा जो शेष भाग है लार का, उसमें आपको बता दूं कि 2 एंजाइम होते हैं। एक तो होता है टाइलिन, या इसको सिलेरी एमाइलेज भी कहते हैं। और ये एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, अर्थात ये मंड को माल्टोज में बदलने का काम करता है। तो एक तो ये एंजाइम हो गया। इसके अलावा एक एंजाइम और होता है जिसको कहते हैं लाइसोजाइम। और ये लाइसोजाइम जो है वो सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा करता है, अर्थात भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का काम जो लाइसोजाइम करता है। तो ये लार होती है। और लार के लिए जो है हमारे अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। उनकी स्थिति और उनके कार्य जो है वो यहाँ पे मैंने आपको बता दिए। अब दूसरी जो ग्रंथि है ये बड़ी इंपॉर्टेंट ग्रंथि है जिसको हम कहते हैं अग्नाशय, पेंक्रियाज। तो देखो पेंक्रियाज जो है वो किस तरीके की होती है और इसके क्या कार्य होते हैं समझो।
तो अग्नाशय या पेंक्रियाज की मैं बात करूं तो अग्नाशय ग्रंथि जो है वो लीवर और जो स्टमक है इसके जस्ट नीचे यू आकार की एक ग्लैंड होती है जो लगभग 6 से 8 इंच लंबी एक ग्रंथि है। और यहाँ मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताऊँ तो वो ये कि ये ग्रंथि जो है जिसको हम अग्नाशय कह रहे हैं, तो ये अग्नाशय ग्रंथि मिश्रित प्रकृति की होती है। मिश्रित प्रकृति का मतलब क्या होता है? मिश्रित मतलब है कि दोहरी प्रकृति की है ये। अगर मैं ग्लैंड की बात करूँ तो हम जानते हैं कि ग्रंथियाँ या ग्लैंड जो है, ग्लैंड्स जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है अंतःस्रावी और एक होती है बहिर्स्रावी। बहिर्स्रावी वो होती है जो अपने द्वारा जो स्रावित पदार्थ है उनको नलिकाओं के द्वारा टारगेट स्थान पर पहुंचाती है जहां पर उनका जो स्राव वो एक्ट करता है। अंतःस्रावी की बात करूँ तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वो होती है जो अपने द्वारा जो स्रावित हार्मोन है उन हार्मोनों को डायरेक्ट ब्लड में डालती है और ब्लड के थ्रू जो है वो दूर स्थित किसी ऑर्गन पे जाके और वो हार्मोन जो एक्ट करता है वो हो गई अंतःस्रावी। तो मिश्रित प्रकार की ग्रंथि का मतलब क्या हुआ कि ये अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों प्रकार की है। अब अगर मैं इस ग्रंथि की बात करूं, मैं अग्नाशय की बात करूं, पेंक्रियाज की बात करूं, तो इस पेंक्रियाज का जो 97% पार्ट जो है, ये 97% पार्ट जो है वो इसके चारों तरफ का हो गया और इसको हम कहते हैं एसिनाई। और ये एसिनाई वाला जो पार्ट है जो 97% है, ये पार्ट इसका एक्सोक्राइन या बहिर्स्रावी होता है। अर्थात यहाँ पर जो है इस पार्ट के अंदर जो है वो अग्नाशय रस का निर्माण होता है। अग्नाशय रस में कई प्रकार के एंजाइम होते हैं, तो ये अग्नाशय के द्वारा जो ये अग्नाशय की जो एसिनाई द्वारा जो पाचक एंजाइम बनते हैं जो अग्नाशय रस के रूप में मौजूद होंगे, ये अग्नाशय रस जो है वो हिपेटोपेंक्रियाज डक्ट के द्वारा जो है डायरेक्ट ग्रहणी में जाके खुलते हैं, ड्यूडेनम में जाके खुलते हैं, यहाँ खुली तो एक डक्ट के द्वारा ये यहाँ खुलते हैं और यहाँ पर जो इस अग्नाशय रस को यहाँ भेजा जाता है। तो ग्रहणी के अंदर सबसे ज़्यादा पाचन की क्रिया होती है क्योंकि पाचक एंजाइमों का निर्माण जो है वो किसके द्वारा होता है? अग्नाशय के बहिर्स्रावी वाले पार्ट में, जिसको हम कहते हैं एसिनाई। अब बच गया 3% पार्ट और ये जो 3% पार्ट है बीच का, इसको हम कहते हैं लेंगर हेंस की दीपिकाएं। लेंगर हेंस के दीप समूह। और ये जो लेंगर हेंस के दीप समूह है, यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा सेल्स होती है और ये सेल्स जो है वो हार्मोन सिक्रेट करती है। तो यहाँ लेंगर हेंस के दीप समूह जो है वो तो हो गए आपके एंडोक्राइन या अंतःस्रावी, और एसिनाई वाला जो पार्ट है वो हो गया एक्सोक्राइन या बहिर्स्रावी। तो यहाँ पे लेंगर हेंस की दीपिकाएं जो है वो जैसे इंसुलिन और ग्लूकागोन सिक्रेट करती है, और इंसुलिन और ग्लूकागोन जो है वो हार्मोन है जो अपना एक्ट जो है वो किसी दूसरे स्थान पर जाकर करते हैं। जैसे इंसुलिन जो है वो हमारे बॉडी के अंदर बॉडी ग्लूकोज के जो लेवल है उसको कंट्रोल करता है, अर्थात ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम जो कौन करता है? इंसुलिन करता है। तो ये जो पार्ट है ये हार्मोन सिक्रेट करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है वो क्वेश्चन सोल्व होता है आपका कि ऐसी एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो मिश्रित प्रकार की है, तो इसका आंसर हो गया अग्नाशय। अब तीसरे प्रकार की ग्रंथि की अगर मैं बात करूँ तो वो है लीवर या यकृत। और यकृत जो है वो हमारे डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जस्ट स्टमक के ऊपर पाया जाता है और ये 2 पालियों में बटी हुई संरचना होती है। अर्थात इसकी अगर हम देखें ऊपरी सतह तो 2 लोब में दिखाई देती है, 2 पालियों में बटी होती है और प्रत्येक पाली जो है यानी ये एक पाली ये हो गई, एक पाली ये हो गई, और इस प्रत्येक पाली के अंदर आपको षटकोणीय संरचनाएं दिखाई देती है जिनको लोब्यूल या पालिकाएँ कहते हैं। और इन लोब्यूल्स की संख्या जो है वो लगभग 1 लाख होती है। यहाँ एक बात और ध्यान रखना कि यकृत जो है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, तो कौन सी होगी? यकृत। और इस यकृत के अंदर जो है वो पालियाँ होगी, 2 पालियाँ, और दोनों पालियाँ जो है उनके अंदर और छोटी छोटी षटकोणीय जो है वो
संरचनाएं होगी जिनको लोब्यूल्स कहते हैं या पालिकाएँ कहते हैं। ये पालिकाएँ जो है इनकी संख्या कितनी होगी? 1 लाख। अब यहाँ बताऊँ कि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि यकृत के द्वारा कौन सा एंजाइम स्रावित किया जाता है। तो ध्यान रखना कि यकृत के द्वारा कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम स्रावित नहीं होता, यानी यकृत जो है वो एंजाइम का स्रावण नहीं करता है। यकृत के द्वारा जो है वो पित्तरस बनता है। क्या बनेगा? पित्तरस। और पित्तरस के अंदर जो है वो कोई भी एंजाइम नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि पित्तरस के अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होगा। पित्तरस का कार्य क्या होगा कि पित्तरस के अंदर जो है वो हमारे ब्लड में जो आरबीसी जो होती है उसके अपघटन से 2 वर्णक बनते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, और ये दोनों जो है वो उत्सर्जी पदार्थ है। और उन उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के बाहर निकालने के लिए जो है वो यकृत में आते हैं। यकृत के अंदर इसको पित्तरस में मिला के और ग्रहणी में भेजा जाता है। तो ये ग्रहणी में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मिल जाता है जाके, और यहाँ भोजन के साथ मिल के और अपचित भोजन के रूप में इनको शरीर के बाहर निकाला जाता है। तो यहाँ 2 तो हो गए वर्णक जो उत्सर्जी पदार्थ है। इसके अलावा पित्तरस के अंदर पित्त लवण होते हैं, और पित्त लवण जो है वो वसा का पायसीकरण करते हैं। तो वसा जो है वो एक जटिल भोज्य कार्बनिक पदार्थ है। तो वसा को जो है वो अवशोषित करने के लिए जो है वो पित्त लवण का योगदान होता है, वो मिसेल बनाते हैं। तो वो हम आगे अवशोषण के वक्त पढ़ेंगे। तो यहाँ ध्यान रखना कि यकृत के द्वारा पित्तरस का स्रावण होता है, और पित्तरस के अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते। ध्यान रखना कि पित्तरस जो है वो जो बाइल डक्ट है उस बाइल डक्ट के द्वारा जो आके और गोल ब्लैडर में इकट्ठा होता है, इसको हम पित्ताशय कहते हैं। इसके अंदर आके जो है ये स्टोर होता है, और फिर जो है यहाँ से जो है इसको थोड़ा थोड़ा करके जो है वो हिपेटोपेंक्रियाज डक्ट के द्वारा ग्रहणी में पहुँचाया जाता है, और ग्रहणी में जो है वो ये भोजन के साथ में मिल जाता है। तो ये हो गई आपकी यकृत। तो यकृत जो है तीसरी और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ध्यान रखना। अब हम एलिमेंट्री कैनाल के कार्य देखते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल के मैंने आपको 3 कार्य बताए थे। सबसे पहला जो कार्य होता है एलिमेंट्री कैनाल का वो होता है डाइजेशन करना, अर्थात पाचन करना। तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पाचन होगा। दूसरा, जो पाचन के द्वारा जो सरल कार्बनिक पदार्थ बने हैं उन सरल कार्बनिक पदार्थों का अवशोषण करना, और अवशोषण करके उनको रक्त में मिलाना, ये दूसरा कार्य हो गया। और तीसरा, जो अपचित भोजन है उस अपचित भोजन का बहिक्षेपण करना। ये 3 कार्य होते हैं। तो सबसे पहला कार्य हम यहाँ देखेंगे जो है पाचन करना, अर्थात एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पाचन की क्रिया होती है, और पाचन के द्वारा जो भोजन के जो जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं उनको हाइड्रोलिसिस एंजाइमों के द्वारा उनका जल अपघटन करके उनको सरल कार्बनिक पदार्थों के अंदर बदला जाता है। ये कार्य जो है वो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होगा। तो किस प्रकार से पाचन की क्रियाविधि होती है, किस तरीके से पाचन जो है वो कौन कौन से आहारनाल के कौन कौन से भागों के द्वारा जो किस किस पदार्थों का पाचन होगा, इसका हम डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं मुख की, अर्थात मुख गुहा। अब मुख गुहा के अंदर कौन कौन से पदार्थों का पाचन होगा, तो ध्यान देना कि जैसे ही हम भोजन को मुंह में लेते हैं, मुंह में लेने के बाद में जो भोजन है उस भोजन के साथ में लार ग्रंथियों के द्वारा स्रावित लार को मिलाया जाता है। तो मुख गुहा में जो है वो लार मिलाई जाती है। और अभी मैंने आपको बताया कि लार के अंदर श्लेष्म होता है, जल होता है और कुछ एंजाइम होते हैं। जहां हमने देखा था कि लार के अंदर एमाइलेज एंजाइम होगा जिसको हम टाइलिन कहते हैं। तो टाइलिन या एमाइलेज होगा, और ये जो एमाइलेज है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो ये क्या करता है कि जो स्टार्च है, मानो जो स्टार्च ग्रहण करता है या स्टार्च के रूप में जो भोजन होगा उस स्टार्च को माल्टोज में बदल देगा। तो पाचन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का होता है। मुख गुहा के अंदर पाचन किसका होगा? सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का। और कार्बोहाइड्रेट में भी ध्यान देना कि 30% जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन हमारे मुंह के अंदर ही हो जाता है, और मुंह के अंदर भोजन जो है वो माल्टोज के अंदर बदल जाता है। 30% कार्बोहाइड्रेट जो उसका पाचन हो गया और लार मिल जाती है, और इस तरीके से भोजन जो है वो एक लसलसा हो जाता है जिसको हम निवाला कहते हैं। ये जो निवाला है जो मुंह में है इसको अब बोलस कहेंगे। क्या कहेंगे? तो मुख गुहा के अंदर जो भोजन जो लसलसा भोजन बनता है, जो लार मिलाने के बाद में पचने के बाद में बनेगा, उसको हम कहेंगे बोलस।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि मुखगुहा के अंदर भोजन को क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। और पाचन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का होगा, स्टार्च को किस में बदला जाएगा, माल्टोज में बदला जाएगा। अब 2 नंबर पे अगर मैं बात करूं तो 2 नंबर पे ग्रसनी, मुखगुहा से भोजन ग्रसनी में जाता है, जैसे ही निगलते हैं तो एपिग्लोटिस जो है वो ट्रेकिया को ढक देता है। ग्लोटिस वाला जो पार्ट है जहाँ पर 2 नलियाँ, मैंने आपको बताया था कि ग्रसनी जो है वो ये सुनिश्चित करती है कि भोजन जो है वो ग्रास नाल में जाए या ट्रेकिया में जाए। वहाँ पर 2 छिद्र होंगे, एक को गुलेट कहेंगे, एक को ग्लोटिस कहेंगे। गुलेट वाला जो पार्ट है वो ग्रास नाल में इसोफिगस में इसोफिगस का द्वार होता है, और ग्लोटिस जो है वो ट्रेकिया का द्वार होता है। तो वो ट्रेकिया के ग्लोटिस को जो है वो एपिग्लोटिस ढक लेता है और भोजन जो है वो ग्रास नाल में चला जाता है। तो यहाँ 2 यानी कहने का मतलब कि मुखगुहा से भोजन जो ग्रसनी में पहुंचता है, और ग्रसनी में मैं आपको बता दूं कि किसी भी भोज्य पदार्थ का पाचन नहीं होता। तो ध्यान रखना है कि ग्रसनी में किसी का भी पाचन नहीं होगा। 3 नंबर पे अगर मैं बात करूं तो ग्रसनी से भोजन जो है वो गुल्लेट छिद्र से होते हुए ग्रास नाल में जाता है, और ग्रास नाल में जैसे ही भोजन जाएगा तो ग्रास नाल के अंदर में अगर पाचन की बात करूँ तो ग्रास नाल के अंदर कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होते। किसी भी भोज्य पदार्थ का पाचन ग्रास नाल के अंदर या इसोफिगस के अंदर नहीं होता। यहाँ कुछ श्लेष्म स्रावित किए जाते हैं, और ये श्लेष्म जो है वो भोजन को चिकना बनाते हैं, और भोजन के पेरिस्टालसिस के द्वारा जो गति हो रही है भोजन की, उस गति में योगदान करते हैं। तो यहाँ तक जो है ग्रास नाल में जो है किसी प्रकार के भोज्य पदार्थ का पाचन नहीं होगा। और फिर इसके बाद में भोजन जो है वो सीधा कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा, आमाशय में जाएगा। तो आमाशय में किस प्रकार से पाचन होता है समझो। तो देखो आमाशय में किस प्रकार से पाचन होता है, तो आमाशय में जैसे ही भोजन आता है तो यहाँ ध्यान देना कि आमाशय का कार्डिक पार्ट और ग्रसनी वाला जो हिस्सा है यहाँ पर इंस्फिक्टर पाया जाता है, जिसको अवरोधनी कहते हैं। यहाँ भोजन आने के बाद में ये अवरोधनी जो है इसको कार्डिक इसोफिजियल स्फिक्टर कहते हैं, और ये स्फिक्टर जो भोजन को वापस इसोफिगस में जाने से रोकता है। अब यहाँ पर भोजन जो थोड़ी देर रुकेगा, तो भोजन यहाँ पर रुकेगा। यहाँ 2 से 3 लीटर भोजन स्टोर भी होता है, और स्टोर होने के साथ में भोजन यहाँ थोड़ी देर रुकता भी है। तो जैसे ही भोजन यहाँ पर आता है तो यहाँ कौन कौन सी सेल्स होती है, किस तरीके से जो भोजन के अंदर क्या क्या मिलाया जाता है समझो आप है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आमाशय के अंदर भोजन जैसे ही आएगा तो आमाशय की दीवार के अंदर दो प्रकार की सेल्स होती है। यहाँ 2 प्रकार की सेल्स होगी। पहली जो सेल्स होगी उनको हम कहेंगे ऑक्जेंटिक्स कोशिकाएं, और इसके अलावा यहाँ पर दूसरी जो सेल्स होगी उनको हम कहेंगे जाइमोजन कोशिका। जैसे ही भोजन आता है भोजन का उद्दीपन पाकर, और ऑक्जेंटिक कोशिकाएं जो है यानी जैसे ही भोजन आएगा भोजन के उद्दीपन से आमाशय की दीवार जो है वो गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रेट करती है। गैस्ट्रिन हार्मोन जैसे ही आता है, इस गैस्ट्रिन के प्रभाव में ऑक्जेंटिक कोशिकाएं HCl स्रावित करती है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो HCl सीक्रेट करेगी, और HCl सीक्रेट होते ही आमाशय का जो pH है या आमाशय के अंदर जो भोजन का माध्यम होगा वो कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। तो यहाँ भोजन का पाचन जो अम्लीय माध्यम में होता है, भोजन जो है वो अम्लीय पूरा अम्लीय हो जाएगा, और भोजन की पीएच जो 2 से 2.5 हो जाएगी। बहुत कम पीएच होती है ये, इस पीएच के ऊपर भोजन का पाचन होता है। इसके अलावा जाइमोजन जो सेल्स है, ये जाइमोजन सेल्स एक तो सीक्रेट करती है एंजाइम जो प्रो एंजाइम है जिसको हम पेप्सिनोजन कहेंगे, इसके अलावा ट्रिप्सिनोजन। ये दोनों हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं जाइमोजन कोशिकाओं के द्वारा। इसके अलावा यहाँ पर श्लेष्म सीक्रेट होगा। तो श्लेष्म क्या करेगा कि आमाशय की जो दीवार है, यहाँ इस आमाशय की दीवार के ऊपर श्लेष्म का आवरण बना दिया जाएगा। ये पूरा एक आवरण बन जाएगा।
और ये आवरण इस कम पीएच के ऊपर अमाशय की दीवार के ऊपर कोई विपरीत प्रभाव ना हो, इससे अमाशय को बचाता है। क्योंकि 2.5 या 2 से 2.5 पीएच होती है वो बहुत कम होती है। इस पीएच के ऊपर अमाशय की दीवार जो जल भी सकती है, तो इससे बचाने के लिए जो है वो श्लेष्म सीक्रेट किया जाता है। श्लेष्म जो है वो पूरी एक दीवार के यानी एक पूरी परत के रूप में अमाशय के दीवार के चारों मतलब जो है अंदर दीवार के सतह के ऊपर जो पूरा का पूरा एक लेयर के रूप में जो परत के रूप में इकट्ठा हो जाएगा। इससे क्या होगा कि अमाशय की दीवार जो HCl के प्रभाव से बच जाएगी। तो ये कार्य जो है वो भोजन के अमाशय में आने के बाद में होता है। और यहाँ अब इन कार्य से जो है वो किस तरीके से कौन कौन से एंजाइम बनते हैं समझो आप कि ये जो पेप्सिनोजन है, पेप्सिनोजन HCl की उपस्थिति में पेप्सिन में बदलते हैं। और ये जो पेप्सिन है वो प्रोटीन पाचक एंजाइम है, तो ये प्रोटीन को तोड़ता है। तो प्रोटीन जो है ये पेप्सिन की उपस्थिति में पेप्टाइड प्लस अमीनो अम्ल में बदलती है। यानी बड़ी पेप्टाइड श्रृंखलाएं और अमीनो अम्ल भी बढ़ते हैं। तो इस तरीके से कहने का मतलब कि अमाशय के अंदर जो वो किसका पाचन होगा, प्रोटीन का पाचन होगा। इसके अलावा अमाशय में एक और एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं रेनिन। तो रेनिन क्या करता है कि रेनिन केवल जो नवजात शिशु होते हैं उनके अंदर होता है। नवजात शिशु जब दूध ग्रहण करते हैं तो दूध अमाशय के अंदर रुकना जरूरी है, और दूध को अमाशय में रोकने के लिए रेनिन क्या करेगा कि दूध की केसिन प्रोटीन को जो है कैल्शियम की उपस्थिति में कैल्शियम केसिनेट में बदलता है। और कैल्शियम केसिनेट जो है वो दूध को ठोस में बदल देता है। दूध जो है वो लिक्विड की फॉर्म में होता है, तो उसको सॉलिड फॉर्म में ठोस यानी द्रव से उसको किसमें ठोस में बदल देगा। ठोस के रूप में दूध अमाशय के अंदर रुक जाता है। तो ये काम जो है वो रेनिन करते हैं। तो ध्यान देना कि दूध की जो केसिन प्रोटीन है वो रेनिन और कैल्शियम की उपस्थिति में कैल्शियम केसिनेट में बदलती है। तो ये ठोस होती है, इसलिए दूध जो है वो अमाशय के अंदर रुक जाता है। रेनिन केवल नवजात शिशुओं में और बछड़ों में पाया जाता है जो दूध को अमाशय में ठोस फॉर्म में बदल के और उसको रोकने का कार्य करता है। तो इस तरीके से ध्यान रखना कि अमाशय के अंदर पेप्सिनोजन और ट्रिप्सिनोजन के दोनों पूर्व रूप सीक्रेट होंगे, जिनमें से पेप्सिनोजन HCl की उपस्थिति में पेप्सिन में बदल जाएगा और ट्रिप्सिनोजन जो है वो ट्रिप्सिनोजन HCl की उपस्थिति में ट्रिप्सिन में बदल जाएगा। ये दोनों एंजाइम जो है वो प्रोटीन को पचाने के लिए होते हैं। पेप्सिन की उपस्थिति में जो प्रोटीन है वो पेप्टाइड के रूप में या छोटे जो है वो श्रृंखलाएं जो होती है पॉलीपेप्टाइड उनमें बदल जाएगा, यानी बड़ी प्रोटीन को छोटी प्रोटीन में तोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा दूध की केसिन प्रोटीन को जो पचाने के लिए रेनिन होता है, तो रेनिन जो है वो इसको ठोस रूप में बदल देता है कैल्शियम केसिनेट में, और इस पर फिर पेप्सिन काम करेगा और प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देगा। तो इस तरीके से अमाशय के अंदर केवल और केवल प्रोटीन का पाचन होता है, वसा का और कार्बोहाइड्रेट का अमाशय के अंदर कोई भी पाचन नहीं होता। अब इसके बाद अमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है, और छोटी आंत के सबसे पहला पार्ट जिसको हम ड्यूडेनम या ग्रहणी कहते हैं, तो ग्रहणी में भोजन आता है। तो ग्रहणी, ध्यान रखना कि छोटी आंत के ग्रहणी वाले पार्ट में अधिकांश पाचक एंजाइम होते हैं, तो सबसे ज़्यादा पाचन जो है वो कहाँ होगा, ग्रहणी में होगा। लेकिन हम कंप्लीट छोटी आंत की बात करेंगे कि छोटी आंत में किस किस पदार्थों का कैसे कैसे पाचन होता है। तो ध्यान दो कि ग्रहणी के अंदर, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ग्रहणी के अंदर अग्नाशय की जो नलिका है वो आके ग्रहणी में खुलती है हिपेटोपैंक्रियाज डक्ट के द्वारा, और ग्रहणी में ये अग्नाशय रस स्रावित करती है। तो अग्नाशय रस आता है ग्रहणी के अंदर, अग्नाशय रस। और इस अग्नाशय रस के अंदर बहुत सारे पाचक एंजाइम होंगे, और ये पाचक एंजाइम जो किस प्रकार से भोजन का पाचन करते हैं समझो आप। तो अग्नाशय रस के अंदर सबसे पहला जो एंजाइम होगा जिसको हम कहेंगे एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। तो अब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा, तो सबसे पहला हो गया कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट को कौन पचाएगा, एमाइलेज।
और कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च जो है, स्टार्च को माल्टोज में बदला जाएगा। ये काम किसने कर दिया? एमाइलेज ने। तो ध्यान रखना कि सबसे जो अधिकांश जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने के लिए एमाइलेज एक शक्तिशाली एंजाइम होता है, सबसे ज़्यादा पाचन जो है वो कार्बोहाइड्रेट का करता है शक्तिशाली एंजाइम के रूप में। दूसरा, प्रोटीन का पाचन यहाँ पर भी होगा, और प्रोटीन को पचाने के लिए प्रोटीन प्लस जो पेप्टाइड बने थे, इनको पचाने के लिए ट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टिडेज होगा। अब ध्यान देना कि प्रोटीन को ट्रिप्सिन पचाएगा किसमें? पेप्टाइड में। इसके अलावा कार्बोक्सी पेप्टिडेज जो है वो पेप्टाइड को किसमें बदल देगा? अमीनो अम्ल में। तो इस तरीके से प्रोटीन पचेगी यहाँ पे। 3 नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो लाइपेज होगा, और लाइपेज जो है वो वसा का पाचन करता है। तो जो वसा हम खाते हैं वो छोटी आंत के अंदर लाइपेज के द्वारा पचेगी। ये लाइपेज भी जो है वो अग्नाशय रस के अंदर होगा, और ये वसा को वसीय अम्ल प्लस मोनोग्लिसरेल्डिहाइड, वसीय अम्ल और मोनोग्लिसरेल्डिहाइड में किसको बदल देगा? वसा को। इसके अलावा 4 नंबर पे अगर मैं बात करूं तो डीएनए आरएनए जो होगा, तो न्यूक्लिक अम्ल जो है, न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए और आरएनए होगा। इसको पचाने के लिए न्यूक्लिएज एंजाइम होगा, न्यूक्लिएज, और ये न्यूक्लिएज इसको शर्करा प्लस फास्फेट में बदल देगा। तो इस तरीके से भोजन का पाचन जो है वो छोटी आंत के अंदर किया जाता है, और ये एंजाइम यहाँ पर काम करते हैं। इसके अलावा छोटी आंत के जेजुनम पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि एंटेरोसाइट कोशिकाएं होती है, और ये जो एंटेरोसाइट कोशिकाएं हैं ये आंतरीय रस स्रावित करती है। और आंतरीय रस जो है इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम होंगे, वो किस तरीके से भोजन का पाचन करते हैं? तो आंतरीय रस के अंदर सबसे पहला एंजाइम होगा माल्टेज। ये क्या करेगा? माल्टोज को किसमें बदल देगा? ग्लूकोज में, क्योंकि जो स्टार्च है उसको माल्टोज में पहले बदला जा चुका है। अब माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देगा। और इसके अलावा लैक्टेज है, लैक्टेज जो है वो दूध की जो लैक्टोज शर्करा है उसको ग्लूकोज में बदलेगा। सुक्रेज जो है वो चीनी वगैरह हम खाते हैं तो उसको ग्लूकोज में बदलता है, सुक्रोज को। और वसा को बदलने के लिए लाइपेज होगा ही, इसको आंतरीय लाइपेज कहेंगे। और ये क्या करेगा? वसा को वसीय अम्ल और मोनोग्लिसरेल्डिहाइड में बदल देगा। और इसके अलावा डाइपेप्टिडेज होगा, जो डाइपेप्टाइड जो दो अमीनो अम्ल है उसको सिंगल अमीनो अम्ल में तोड़ देगा। तो इस तरीके से प्रोटीन का जो है वो पूरा पाचन हो जाएगा, वसा बची कुछ है उसका भी पाचन हो जाएगा, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो अपने सबसे सरल रूप के अंदर ग्लूकोज के अंदर बदल जाएंगे। तो ये जो पाचन है वो छोटी आंत के अंदर किया जाता है। यहाँ से भोजन बड़ी आंत में आता है, और बड़ी आंत में मैंने आपको बताया है कि भोजन का पाचन नहीं होता। बड़ी आंत और छोटी आंत के अंदर भोजन का केवल और केवल अवशोषण होगा। तो छोटी आंत में भी अवशोषण होता है भोजन का, इसके अलावा बड़ी आंत में भी भोजन का अवशोषण ही होता है। पाचन जितना होना है वो छोटी आंत के अंदर सारा का सारा हो जाता है। तो अब हम जो है वो नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे कि भोजन का अवशोषण। तो देखो भोजन का अवशोषण कहाँ कहाँ होता है। तो आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन के पाचन के बाद में अब दूसरा जो कार्य है एलिमेंट्री कैनाल का या आहार नाल का है वो है भोजन का अवशोषण करना। तो भोजन का अवशोषण मतलब छोटे छोटे जो भोजन के जो कार्बनिक पदार्थ, सरल कार्बनिक पदार्थ बने हैं उनको अवशोषण के द्वारा ब्लड में लाने का क्रिया जो है या रक्त में लाने की क्रिया जो क्या कहलाती है? अवशोषण कहलाती है। अवशोषण कहाँ कहाँ किस किस का होता है? तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मुख गुहा। मुख गुहा के अंदर ज़्यादा अवशोषण नहीं होता है, किसी भोज्य पदार्थ का अवशोषण न होके, और कुछ जो एल्केलॉइड है
जैसे निकोटीन है, इसके अलावा कुछ और एल्केलॉइड जो दवा के रूप में होते हैं। तो कुछ दवा औषधि और एल्केलॉइड का हो सकता है, जैसे तंबाकू जो है वो मुंह में लेते ही उसका तुरंत असर होने लगता है। इसके अलावा कुछ औषधियाँ जो मुंह में लेने के बाद में उनका मुंह में जाते ही असर होना शुरू हो जाता है, तो उनका ही अवशोषण होगा, बाकी किसी का अवशोषण नहीं होगा। दूसरी मैं बात करता हूँ गर्सनी, फेरिंग्स, और फेरिंग्स के अंदर किसी भी पदार्थ का अवशोषण नहीं होता। फिर 3 नंबर ईसोफिगस या ग्रासनाल, ग्रासनाल के अंदर भी किसी भी भोज्य पदार्थ का अवशोषण नहीं होगा। 4 नंबर पे बात करूँ मैं आमाशय। ध्यान रखना कि आमाशय के अंदर एल्कोहल को छोड़ के किसी भी एल्कोहल और औषधियाँ, ध्यान रखना एल्कोहल और इसके अलावा औषधि, कुछ एल्केलॉइड जो है उनका अवशोषण आमाशय में जाते ही हो जाता है। हम टेबलेट लेते हैं, टेबलेट आमाशय में जाते ही उसका अवशोषण हो जाएगा और वो तुरंत असर कर देगी। इसके अलावा एल्कोहल जो है वो आमाशय में जाते ही अपना असर दिखाना शुरू कर देती है, आदमी इंग्लिश बोलने लग जाता है। फिर इसके बाद में 5वां, आमाशय के बाद में छोटी आंत, और छोटी आंत के अंदर अधिकांश पदार्थों का अवशोषण होता है, जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, इसके अलावा वसीय मोनोग्लिसरेल्डिहाइड, तो अधिकांश भोज्य पदार्थों का जो अवशोषण है वो करीब करीब छोटी आंत में हो जाता है। और 6 नंबर पर बात करूँ मैं बड़ी आंत, और बड़ी आंत के अंदर जो छोटी आंत में जो भोज्य पदार्थ अवशोषित नहीं होंगे उनका यहाँ होता है, जैसे विटामिन और कुछ लवण, इनका बड़ी आंत के अंदर होगा। और यहाँ एक बात ध्यान रखना कि बाकी सभी पदार्थ तो विसरण की क्रिया के द्वारा अवशोषित हो जाते हैं, लेकिन केवल और केवल वसा जो है, यानी मोनोग्लिसरेल्डिहाइड वसा जो है, इसका अवशोषण सीधा नहीं होता। इनके अवशोषण के लिए जो है वो पित्त रस जो है, इस पित्त रस के अंदर मैंने आपको बताया था पित्त लवण, और पित्त लवण वसा की छोटी छोटी जो बूंदें हैं, यानी कहने मतलब कि वसा की बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में बदलते हैं और मिसेल बढ़ाते हैं, और मिसेल के रूप में इनको छोटी छोटी बूंदों में बदलना जो है, मिसेल बनाना जो है, इस क्रिया को पायसीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? पायसीकरण। तो ये पायसीकरण की क्रिया पित्त लवण करता है, वसा को एब्जॉर्प्शन, वसा के अवशोषण में मदद करता है। पायसीकरण की क्रिया करता है पित्त लवण, इससे वसा की बड़ी बूंदें जो है वो छोटी छोटी बूंदों में बदल जाएगी, और ये छोटी छोटी बूंदें मिसेल के रूप में हमारी जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन के पास आती है, और वहाँ से अंदर मोनोग्लिसरेल्डिहाइड को सेल्स के अंदर पहुँचा देती है, और पित्त लवण वापस वसा को जाके और मिसेल बनाते हैं। तो इस तरीके से पित्त रस में उपस्थित पित्त लवण वसा के अवशोषण में मदद करते हैं, और ये इस तरीके से सामान्य विसरण की क्रिया के द्वारा जो है वो बाकी भोज्य पदार्थों का अवशोषण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अपने आप ही हो जाता है, और ये अवशोषण की पूरी प्रोसेस है। इसके बाद में तीसरा जो कार्य है आहार नाल का, वो है बहिक्षेपण। तो ध्यान रखना कि भोजन के पचने के बाद में और उसमें से अधिकांश जो आवश्यक जो भोज्य पदार्थ है उनके अवशोषण के बाद में शेष अपचित जो भोजन है वो बड़ी आंत के लास्ट वाले पार्ट, जिसको हम रेक्टम कहते हैं, रेक्टम में जाता है, और रेक्टम के अंदर जाके और इकट्ठा हो जाता है। और लास्ट का मैंने आपको बताया था कि उसका 3 सेंटीमीटर का जो पार्ट होता है उसको गुदा नाल कहते हैं। उस गुदा नाल के अंदर स्फिंक्टर पाए जाते हैं जो भोजन को समय समय के ऊपर बाहर त्यागने में मदद करते हैं। तो अपचित भोजन जो है वो गुदा द्वार के द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से एक आहार नाल के अंदर पाचन की क्रिया किस तरीके से होती है, अवशोषण की क्रिया किस तरीके से होती है, इसके अंदर कौन कौन सी ग्लैंड्स और उनके द्वारा कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं जो भोजन को पचाते हैं, और किस तरीके से भोजन का अवशोषण होता है, इस वीडियो में हमने इन सब टॉपिक पर
थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया है। इतना जितना आपके सिलेबस में है मैंने उतना ही डिस्कस रखने की कोशिश की है। थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हुआ है तो वो सब जो है वो मैंने आपके काम की बातें होने के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा डिस्कस जो है वो इसके ऊपर किया है, लेकिन इतना भी नहीं है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, स्टूडेंट तक जो है इस चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।